ये आपके जनसत्ता का आज का संपादकीय पाठ है। देखिए, संपादकीय पाठ आर्टिकल, एडिटोरियल आपको प्रीलिम्स में, मुख्य परीक्षा में जब आप लोग आंसर राइटिंग करते हैं या फिर निबंध लिखते हैं और इंटरव्यू, हर जगह मदद पहुंचाते हैं। यहाँ से एक सामान्य जानकारी भी आप लोगों को मिलती है, तो इन्हें जरूर पढ़ा करिएगा। दुश्मन अगर अचानक बहुत अधिक मैत्रीपूर्ण व्यवहार करने लगे तो इसे खतरनाक संकेत मान सकते हैं। मानकर पहले से अधिक सावधान हो जाना चाहिए। ये किसने कहा है? चाणक्य ने कहा है। बीमारियों के आगे हारती दवाइयां, आजकल आप देखते हैं कि प्रतिरोधक क्षमता कमजोर होती जा रही है। या आप देखेंगे कि विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO, इसकी स्थापना 7 अप्रैल 1948 में हुई थी। 7 अप्रैल को आप लोग विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाते हैं। जेनेवा, स्विट्जरलैंड में हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। WHO ने रोगाणु रोधी प्रतिरोध यानी AMR, एंटी माइक्रोबियल प्रतिरोध को मानवता के सामने शीर्ष 10 वैश्विक सार्वजनिक स्वास्थ्य खतरों में से एक घोषित किया है। AMR तब होता है जब बैक्टीरिया, विषाणु और कुछ परजीवी जैसे सूक्ष्म जीव एंटीबायोटिक्स जैसे रोगाणु रोधी द्वारा मारे जाने का प्रतिरोध करने के लिए तंत्र विकसित करते हैं। इस प्रकार संक्रमण बना और दूसरों में फैलता रहता है। जीवाणुरोधी घटक का तेजी से दुनिया के सार्वजनिक स्वास्थ्य संकटों के रूप में उभरने के साथ जलवायु परिवर्तन के बाद दूसरे स्थान पर डायग्नोस्टिक स्टीवर्डशिप यानी दवाओं के उचित प्रयोग की भूमिका को ना समझना है। दवाओं का उपयुक्त और बेहतर इस्तेमाल का तरीका और उसके गुण दोषों को ना जानने की वजह से शरीर कई तरह की बीमारियों का घर तो बनता ही है। वे दवाएं भी काम करना बंद कर देती हैं जो शुरुआत में बेहतर असर कर रही थी। यह समस्या दुनिया भर में है और संगठन के मुताबिक यह वैश्विक स्वास्थ्य खतरा व्यापक स्तर पर बढ़ने की आशंका भी है। दुनिया के सभी मुल्कों को प्राथमिकता के तौर पर इस पर गौर करना चाहिए कि कोरोना के वक्त कोविड-19 का महज लक्षण के आधार पर इलाज होने के बावजूद लाखों की संख्या में लोगों की मौत हो गई थी। अमेरिका, इटली, चीन और भारत प्रमुख देश थे जहां कोरोना का असर व्यापक था। तभी से यह लगने लगा था कि भविष्य में नई बीमारियों की वजह से उपयुक्त दवाओं के न मिलने या दवा का असर मामूली होने की वजह से हर वक्त लोगों में दहशत बनी रह सकती है। जीवाणुरोधी घटक की जटिलता का अनुमान इससे लगाया जाता है कि रोगाणुरोधी दवाओं की प्रतिरोध विकसित होने या फिर हो जाने के बाद संक्रमण का इलाज करना मुश्किल या कभी कभी असंभव भी हो जाता है। जाहिर तौर पर बीमार व्यक्ति उपयुक्त इलाज के अभाव में धीरे धीरे तड़प तड़प कर दम तोड़ देता है। देखा जाता है कि एलोपैथी में ऐसी अनेक दवाएं हैं जो एक सीमा के बाद काम करना बंद कर देती हैं। नई बीमारियों के इलाज में नई दवाएं कितनी कारगर होंगी यह उनके इस्तेमाल के बाद ही पता चलता है। अब चिंता इस बात की है कि कोविड-19 के बाद दुनिया में दहशत पैदा करने वाली नई नई बीमारियां पैदा हो रही हैं। कभी इनकी शुरुआत चीन से तो कभी अफ्रीकी देशों से, लेकिन दुनिया के तमाम देशों में इनके प्रति दहशत का एक माहौल थोड़े ही दिन में बन जाता है। ऐसे हालत दुनिया में शायद कभी नहीं रहे जैसे आज है। सवाल ये भी है कि रोगाणुरोधी प्रतिरोध यानी AMR चिंता का विषय क्यों है? यह चिंता का विषय इसलिए है क्योंकि रोगाणुरोधी एजेंटों के प्रति प्रतिरोध के क्रमिक और बढ़ते विकास के साथ कई दवाइयां संक्रमणों का इलाज करने की अपनी क्षमता खो रही हैं और इससे विज्ञान और चिकित्सा में वर्षों की प्रगति से प्राप्त लाभों का उलट होने का खतरा है। और इसके बढ़ते खतरों को लेकर विश्व स्वास्थ्य संगठन ने चेतावनी दी कि दवा प्रतिरोधी बीमारियों की वजह से 2050 तक 1 करोड़ लोगों की असमय मौत हो सकती है। और आप देखते हैं कि लैंसेट पत्रिका में प्रकाशित एक अध्ययन के अनुसार 2019 में 40,19,000 मौतें रोगाणुरोधी प्रतिरोध से जुड़ी थी। अध्ययन बताता है कि किसी भी व्यक्ति को जीवन के किसी भी चरण में जीवाणुरोधी तत्व असर डाल सकते हैं। ये इतनी तेजी से विकसित हो रहे हैं कि नए एंटीबैक्टीरियल एजेंट विकसित होने की गति से भी आगे निकल गए हैं। अध्ययन बताता है कि व्यापार और आप देखते हैं कि यात्रा के माध्यम से वैश्विक संपर्क बढ़ने के साथ विकसित AMR दुनिया भर में फैलने की आशंका बढ़ गई है। यदि हम रोगाणुरोधी प्रतिरोध का समाधान नहीं करते तो नियमित चिकित्सा प्रक्रिया और शल्य चिकित्सा सुरक्षित रूप से करने की क्षमता भी खो देंगे। जीवाणुरोधी प्रतिरोध तब होता है जब जीवाणु, विषाणु, कवक और परजीवी समय के साथ स्वाभाविक रूप से उत्परिवर्तित होते हैं और आधुनिक दवाओं से प्रतिक्रिया नहीं करते हैं।
और इससे संक्रमण का इलाज मुश्किल हो जाता है। नतीजन मानक एंटीबायोटिक उपचार अप्रभावी हो जाते हैं और संक्रमण बना रहता है, और जिससे रोगों के लिए खतरा बढ़ जाता है। और इसको हम इस तरह समझ सकते हैं कि भारत जैसे विकासशील देश में कई दवाओं की कीमत आम आदमी की हैसियत से बाहर होती हैं, और इससे बीमारियां लगातार बढ़ती जाती हैं। रोगाणुरोधी प्रतिरोधक EMR दवाओं की कीमत बहुत ज़्यादा है, इससे मानव जीवन के नुकसान के रूप में मापा जा सकता है। एंटीमाइक्रोबियल स्टीवर्डशिप एंटीमाइक्रोवियल विल दवाओं के उचित इस्तेमाल के लिए जरिए भविष्य की पीढ़ियों के लिए एंटीबायोटिक असर को सुरक्षित करने की प्रतिबद्धता है। चिकित्सा क्षेत्र के शोधार्थियों के मुताबिक एंटीमाइक्रोबियल स्टीवर्डशिप पहल का लक्ष्य यह सुनिश्चित करना है कि सही एंटीबायोटिक सही रोगी को समय समय पर सही खुराक के साथ दी जाए, और जिससे बीमार को कम से कम नुकसान हो। लेकिन जिस तरह की अव्यवस्था चिकित्सा के क्षेत्र में है, उससे नहीं लगता है कि बीमार को सही वक्त पर उपयुक्त दवा और उचित इलाज बगैर किसी अतिरिक्त दबाव के मिलता है। भारतीय चिकित्सा के क्षेत्र में कई तरह की विसंगतियां और जटिलताएं हैं। इस क्षेत्र का पूरा तंत्र ही भ्रष्टाचार में आखंड डूबा है। गौरतलब है कि दवाओं का भारत में बहुत बड़ा बाजार है। यहाँ मनमाने ढंग से दवाइयों के दाम तय होते हैं। इसी के साथ नकली दवाओं के कारोबार से करोड़ों लोग अनायास बीमार हों और मौत के मुंह में समा रहे हैं। ये नकली दवाइयाँ 10 से 500 गुना महंगी तो हैं ही, मरीज का इलाज करने में भी असफल रहती हैं। पिछले 4 वर्षों में करोड़ों लोग AMR के कारण बीमार हुए और लाखों लोग मौत के शिकार हुए। गौरतलब है कि AMR से पीड़ित लोगों को लगातार दवाइयां लेनी पड़ती हैं। दवा लेते रहने के बावजूद लोगों की बीमारियां खत्म नहीं होती हैं, बल्कि लगातार दवाइयां लेते रहने से वे नई बीमारियों के शिकार हो जाते हैं, और इन नई बीमारियों की भी दवा मरीज लेना शुरू करता है, लेकिन दवा का असर बहुत कम या फिर होता ही नहीं है। इसका कारण है कि दवाओं को लेते रहने की वजह से शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता जहां खत्म हो जाती है, वहीं दवा का असर बिल्कुल ना होने की वजह से शरीर बीमारियों का घर हो जाता है। चिकित्सा क्षेत्र में दुनिया में जो उपलब्धियां अर्जित की, और उससे कई देशों में चिकित्सा अत्यंत सहज और सबको उपलब्ध कराई गई हैं, लेकिन भारत में चिकित्सा का क्षेत्र इतनी जटिलताओं और विसंगतियों से भरा हुआ है जिससे के बारे में कुछ कहना मुश्किल है। फिर भी हमें उम्मीद करनी चाहिए कि AMR से वैसी वैश्विक दहशत नहीं पैदा होगी जैसा कि कोरोना काल में हुआ था। बाकी आप लोग बताइए क्या सोचते हैं, अपनी राय अपनी टिप्पणी जरूर आप लोग दिया करिएगा भैया। प्रार्थनाओं की जगह, याद देखिए, हम सभी के जीवन में प्रार्थनाओं का महत्व बहुत अधिक रहा है। यही कारण है कि शुरुआत से ही प्रार्थनाएं हमारे जीवन का केंद्र बने, फिर वह विद्यालय में कक्षाओं के शुरू और अंत में नैतिक मूल्यों, देशभक्ति से ओतप्रोत गीत हों, या फिर हर दिन सुबह और सांध्य बेला में भजन मंडलियां, दोस्तों और परिवारों के साथ लयबद्ध कर भक्ति रस काबरस तो सभी क्षेत्रीय बोलियों में डूबी रचनाएं हों। प्रार्थनाएं हमें कभी कबीर रहीम मीरा के दोहों से गुजरने का मौका देती हैं, तो कभी रैदास नानक सूफी से जैसे महान संतों चिंतकों के बीच बैठा देती है। हम निर्गुण भजनों के अर्थों को समझ जीवन में ठहराव महसूस करने लगते हैं, जैसे विचलित मन को किसी ने सही दिशा में एकाग्रचित कर दिया हो। प्रार्थनाएं कलात्मक होती हैं। फिल्मों में भी लगातार प्रार्थनाओं का उपयोग किया गया है, जो बहुत लोकप्रिय भी हुई। यकीनन जहां प्रार्थनाएं की जा रही होती हैं, वहां मनुष्य के भीतर के अच्छे गुणों को उभरने की संभावनाएं अधिक हो जाती हैं। हम यहाँ लाउड स्पीकर पर शोर मचाती अपनी भव्यता विलासिता सबको दिखाने, खुद को श्रेष्ठतर साबित करने की होड़ में कोलाहल में तब्दील हो चुकी प्रार्थनाओं भजनों की बात नहीं कर रहे हैं। वे तो बस मनुष्य की जिद को संतुष्ट करने के लिए किए जा रहे हैं, जो कि केवल मैं और मेरे तक ही सीमित है। जब प्रार्थनाएं पूरी सृष्टि को अपना समझने की उदारता हमारे भीतर लेकर आती हैं, हम सादगी में लिपटी उन मध्यम ध्वनि तरंगों की बात कर रहे हैं जो हमें मनुष्यता भाईचारे का पाठ पढ़ा जाती हैं। प्रार्थनाएं आध्यात्मिक रूप से मनुष्य को बेहतर इंसान बनाने के लिए हमेशा से कार्यरत रही हैं। वे हमारे भीतर का उजला पक्ष रेखांकित कर देती हैं। हम अपने आप को एक बेहतर इंसान के रूप में महसूस करने लगते हैं। उनके होने से आबो हवा स्वस्थ, सुंदर और निर्मल हो जाती है। अहंकार से इंसान को मुक्त कर विनम्रता और प्रेम से सराबोर कर देती हैं। प्रार्थनाएं वर्गों में विभाजित नहीं होती हैं, समची मनुष्य जाति के कल्याण के लिए होती हैं। अगर हमारी प्रार्थनाएं करुणा, भाईचारा, प्रेम, सहिष्णुता उत्पन्न करने में विफल हो रही हैं, तो हमें समझ लेना चाहिए कि कहीं ना कहीं उनके वास्तविक रूप और उद्देश्य को स्वार्थपूर्ण पूर्ति के चलते बदल दिया गया, और अब हम प्रार्थना नहीं कर रहे हैं, हम किसी रणनीति का शिकार हो चुके हैं। प्रार्थना केवल आध्यात्मिक या धार्मिक शब्द ही नहीं है, यह आधिकारिक शब्द भी है। हम सभी को प्रार्थना पत्र लिखना शिक्षा के शुरुआती दौर में ही
सिखा दिया गया था, तो जो भविष्य को लेकर विद्यार्थियों को सुनिश्चित करता है वे एक सभ्य समाज में है, जहां अगर आप देखिए प्रार्थना की शैली में पत्र लिखा जाए तो उस पर चिंतन किया जाएगा। अगर ऐसा नहीं हो पा रहा है तो हमें सोचना चाहिए कि हमारा समाज किस दिशा में जा रहा है। प्रार्थना केवल एक शब्द ही नहीं है, वह जीवन जीने का तरीका भी है। हमें एक दूसरे को किस तरह से संबोधित करते हैं यह जानकर कोई हमारे समाज का बुनियादी ढांचा, जैसे कि हमारी कार्यप्रणाली, शिष्टाचार, एकजुटता और भविष्य में हमारी प्रगति की संभावनाओं के बारे में भी अनुमान लगा सकता है। प्रार्थना की पर्यायवाची शब्दों पर गौर करें तो पाएंगे कि ये वही शब्द हैं जिनके उपयोग से हम अपनी बात को संयमित और संतुलित करने तरीके से दूसरे के समक्ष प्रस्तुत कर रहे होते हैं। अनुरोध, निवेदन, विनती आदि ये शब्द सब समाज के मालूम होते हैं। जहां निवेदन होता है वहां यह उम्मीद भी होती है कि विचार विमर्श और बेहतरी की संभावनाएं अभी बची हुई है। एक स्वस्थ प्रणाली मौजूद है जिस पर हम अपने विचारों को इस विश्वास के साथ साझा कर सकते हैं कि उन पर ईमानदारी से बिना पूर्वाग्रह के निष्पक्ष रूप से विमर्श किया जाए। स्वस्थ और प्रगतिशील समाज की नींव इन्हीं शब्दों के होने से संभव कही जा सकती है। और पारिवारिक आत्मीय संबंधों की बात हो या फिर औपचारिक नौकरी पेशे से जुड़ी व्यवहार कुशलता की, प्रार्थनाओं का असर प्रभावपूर्ण रहा है। किसी भी काम को करवाने के मुख्य रूप से दो तरीके संभव हैं, या तो आदेश दिया जाए या फिर निवेदन किया जाए। आदेशात्मक शैली में अनिवार्यता का भाव रहता है जो काम के हो जाने को लेकर हमें निश्चिंत कर देता है। वहीं अनुरोध का भाव ऐसी वातावरण निर्मित कर देता है जहां काम के प्रति व्यक्तिगत जिम्मेदारी और अपनेपन का भाव उत्पन्न होने लगता है। व्यक्तिगत रूप से व्यक्ति जब अपने काम में सम्मिलित हो जाता है तब बार बार निरीक्षण करने की जरूरत कम हो जाती है। इस तरह के वातावरण में मिले परिणाम में गुणवत्ता लगातार बनी रहती है और साथ ही व्यक्तिगत खुशी, आत्मसम्मान और संतुष्टि का भाव भी बना रहता है। ऐसे में संतुष्ट व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को भी बेहतर वातावरण देने की कोशिश करने लगता है। इस तरह से समाज और दुनिया धीरे धीरे स्वस्थ और सुंदर होती चली जाती है। हर मोहल्ले, शहरों, छोटे छोटे समूहों से शुरू हुई यह प्रार्थनाएं मनुष्य के जीवन के लगभग हर पक्ष को छूती हैं। यह ध्यान रखने योग्य है कि हमारी प्रार्थनाएं अपने उद्देश्य से कभी भटक न पाएं। उम्मीदों और आप देखिए सामाजिक सरोकार से भरी प्रार्थनाओं को जीवन में हमेशा बने रहना चाहिए। क्या करना चाहिए? बने रहना चाहिए। ये आप देखेंगे कबूल ना कबूल। ये आप देखिए जब भी भारत में कोई आतंकी हमला होता है पाकिस्तान हमेशा उसमें अपनी जिम्मेदारी से पलड़ा झाड़ लेता है। अभी हाल ही में देखा है कि जम्मू कश्मीर के पहलगांव में जो आतंकी हमला हुआ, पर्यटकों को मारा गया, उसी के संदर्भ में बात हो रही है। जम्मू कश्मीर लद्दाख दो भागों में बांट दिया गया था 370-35 से हटाने के बाद। जम्मू कश्मीर में दिल्ली की तरह विधानसभा देखने को मिलेगी। उमर अब्दुल्ला यहाँ की मुख्यमंत्री हैं। लद्दाख, जम्मू कश्मीर, पंजाब, राजस्थान, गुजरात, 5 राज्यों की सीमा लगती है हमारी इससे। यहां तक कि मुंबई बम धमाके जैसे जिन बड़े मामलों में उसके खिलाफ पर्याप्त सबूत हैं उनमें भी वह अपने नागरिकों के शामिल होने से इंकार करता रहा है। वहीं उसने पहलगांव हमले पर अपना रोक रखा। हालांकि एक साक्षात्कार में वहां के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने कबूल किया कि पाकिस्तान में दहशतगर्दी को घोषणे में पश्चिमी देशों का हाथ रहा है। वही इन संगठनों का वित्त पोषण करते रहे। ये आतंकी संगठन दशकों से पश्चिम के लिए गंदा काम कर रहे हैं। पाकिस्तान से यह गलती हुई कि उसने इसे रोका नहीं है, जिसका खामियाजा उसे भुगतना पड़ा। पहली नजर में यह बयान आसिफ की साफ गोई लग सकती है, मगर फिर वही पुराना सवाल कि आखिर पाकिस्तान ने आतंकवाद के लिए अपनी जमीन का इस्तेमाल क्यों होने दिया? लगातार होने दे रहा है। और अब जब भारत ने उस पर शिकंजा कसना शुरू किया तो अपने यहां पल रहे दहशतगर्दों को पश्चिम की पैदावार बताकर वह पल्ला झाड़ने की कोशिश कर रहा है। मगर उसकी बातचीत में आसिफ ने यह भी कहा कि पाकिस्तान में लश्कर ए तैयबा का वजूद ही नहीं है, फिर उसकी शाखा कहां से पैदा हो सकती है? आतंकी संगठनों के पाकिस्तान में पनपने के पीछे आसिफ ने पहले की सरकारों को दोषी ठहराया। मगर सवाल है कि उनकी सरकारों ने इन संगठनों का निस्तारनबूद करने की कितनी कोशिश की। वे वहां के रक्षा मंत्री हैं, उन्हें इस बात से अनजान नहीं माना जा सकता कि उनकी सेना खुफिया एजेंसी भारत के लिए खिलाफ छद्म युद्ध में इन्हीं आतंकियों को हथियार के रूप में इस्तेमाल करती है। क्या रक्षा मंत्री के नाते उन्हें कभी सेना पर ऐसा न करने का दबाव बनाया? क्या वे उन सबूतों को मिटा सकते हैं जिनमें सीमा पर आतंकी प्रशिक्षण केंद्र चलाने के तथ्य मौजूद हैं? दुनिया के अनेक देश मानते हैं कि पाकिस्तान दहशतगर्दों की सबसे बड़ी पनाहगाह बन चुका है। वैश्विक आंकड़े बताते हैं कि पिछले कुछ वर्षों में पाकिस्तान में आतंकवाद की दर तेजी से बढ़ी है। क्या आसिफ को इस बात की जानकारी नहीं है कि कंधार कांड से जुड़े आतंकी उनकी ही सरजमीन पर रहते हैं और खुलेआम घूमते हैं? उनको पाकिस्तानी सेना की कड़ी सुरक्षा मिली हुई है। केवल यह कह देने से कि लश्कर ए तैयबा का पाकिस्तान में वजूद नहीं है, यह बात सच नहीं हो जाती। यह पहली बार नहीं है कि जब पाकिस्तान दहशतगर्दी के मामले में अपने को पाक साफ साबित करने की कोशिश कर रहा है, मगर उसकी असलियत किसी से छिपे नहीं है। वर्षों से उसकी अर्थव्यवस्था दूसरे देशों की
इमदाद से चल रही है। फिलहाल उसने चीन का दामन पकड़ रखा है और उसी के सहारे उसकी दाल रोटी चल रही है। पर वास्तव में वह दुनिया में अलग थलग पड़ चुका है। वहां इस कदर गुर्बत है कि लोग आटे दाल के लिए लूस खटोस पर उतरते देखे जाते हैं। मगर ऐसे हालत में भी तुर्रा यह है कि अपने यहाँ जड़ें जमाए आतंकवाद को खत्म करने की तरक्की के रास्ते तलाशने के बजाय वह भारत से दो दो हाथ करने का दम भरता है। इस रवैये के साथ पाकिस्तान और बदहाली की ओर बढ़ेगा। वो कहते हैं ना कि कुत्ते की पूंछ पुंगैया में डाली 12 साल निकालिए चाहे 50 साल बाद निकालिए, वो टेढ़ी की टेढ़ी ही रहेगी। यही पाकिस्तान की हरकतें हैं। हर बार उसे मुहैगी खानी पड़ती है, फिर भी सुधरने का नाम नहीं लेता है। अपराध की गति। देश की राजधानी होने के नाते उम्मीद होती है कि दिल्ली में कानून व्यवस्था की तस्वीर बाकी जगहों के मुकाबले बेहतर होगी और यहां अपराध की दर कम होगी। लेकिन दिल्ली में आज मामूली से लेकर जघन्य अपराध तक की जैसी तस्वीर दिख रही है, उससे स्पष्ट है कि कानून व्यवस्था के मोर्चे पर यहां बहुस्तरीय कमियां हैं। विचित्र है कि अपराधों की दर पर सवाल उठने पर दिल्ली और केंद्र सरकार के बीच जिम्मेदारियों को एक दूसरे पर थोपने की कोशिश होने लगती है। इस तरह की समस्या पर काबू पाने को लेकर कोई ठोस पहल नहीं होती है, जबकि किसी भी समस्या के हल के लिए सबसे पहले उसकी हकीकत और उसमें अपनी जिम्मेदारी को स्वीकार करना प्राथमिक जिम्मेदारी है। अब केंद्र सरकार ने यह माना कि दिल्ली में अपराध की स्थिति चिंताजनक है और इससे निपटने के लिए अदालती सुनवाई में तेजी लाने की जरूरत है। केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को इस स्थिति से अवगत भी कराया कि दिल्ली में 95 खूंखार सक्रिय गिरोहों की पहचान की गई। पिछले 10 वर्षों में 5,200 से ज्यादा अपराध दर्ज किए गए। इनमें हत्या, मादक पदार्थ, हथियारों की तस्करी, जबरन वसूली जैसे गंभीर अपराध भी शामिल हैं। सुप्रीम कोर्ट हमारे देश की सर्वोच्च अदालत है। संविधान के अनुच्छेद 124 के तहत सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की बात की गई। 28 जनवरी 1950 में स्थापना हुई थी। सवाल है, अगर केंद्र सरकार को समस्या उसके स्वरूप के बारे में पूरी जानकारी है तो उस पर काबू पाने के लिए उपाय निकालने की जिम्मेदारी किसकी? दिल्ली की कानून व्यवस्था और पुलिस महकमे की जिम्मेदारी केंद्रीय गृह मंत्रालय के पास है। ऐसे में जवाबदेही से बचने आरोप प्रत्यारोप के बजाय जरूरत इस बात की है अपराधियों के बीच खौफ पैदा करने के लिए पुलिस प्रशासन को सक्रिय चौकस रखना सुनिश्चित करने के समांतर ही शासन के अन्य मोर्चों पर ठोस सुधार किए जाएं, ताकि समाज में आप देखते हैं आपराधिक प्रवृत्तियों पर लगाम लगाई जा सके और इसमें दर्ज अपराधों की अदालतों में सुनवाई में तेजी एक जरूरी पहलू है। मुकदमों के अत्यधिक बोझ की वजह से ज्यादातर मामलों की सुनवाई में देरी होती है। जाहिर है कि कानून और व्यवस्था के मोर्चे पर पूरी जवाबदेही के साथ साथ इस समस्या के लिए समर्पित न्यायालय परिसरों की जरूरत है, ताकि सुरक्षा उपायों पर बेहतर नियंत्रण और त्वरित सुनवाई में मदद मिल सके। और इस तरह से आप देखेंगे कि आज के संपादकीय पार्ट की कहानी कवर होती है। आप लोग पढ़ते रहिए, एंजॉय करते रहिए। आपका कोई सवाल हो, मेरे लिए सुझाव हो, तो आप लोग जरूर बता सकते हैं। धन्यवाद।